आगे था नेक्स्ट वक्र। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वक्र होते हैं और वक्र सेम के बीच के आकार के होते हैं और उदर गुहा के पीठ की और कमर के क्षेत्र में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक वक्र स्थित होते हैं और इसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है और आंतरिक रूप से भी वक्र दो भागों में बटा हुआ होता है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। प्रत्येक वक्र में भी लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें कि नेफ्रॉन कहते हैं और नेफ्रॉन वक्र की कार्यात्मक एवं है और इनको उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। फिर नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन एक प्यालीनुमा संरचना होती है जिसे कि बोमेन संपुट कहते हैं और बोमेन संपुट के से एक कुंडलित नलिका निकलती है जो कि सीधी होने के पश्चात चौड़ी होकर के एक पाश बनाती है जिसे कि हैनली का लूप कहते हैं। ये एक बड़ी संग्राहक वाहिनी में खुलती है और एक संग्राहक वाहिनी में कई नेफ्रॉन की नलिकाएं भी खुलती हैं तथा सभी संग्राहक वाहिनिकाएं वक्र के पेल्वस में खुलती हैं। फिर मूत्रवाहिनियां। प्रत्येक वक्र से एक लंबी नलिका निकलती है और इसमें जिसे कि मूल वाहिनी कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं और इसका प्रारंभिक चौड़ा भाग तो पैलिवस कहलाता है और मूत्रवाहिनी नीचे की ओर और जाकर के मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय यह पेशी भित्ति युक्त थैलीनुमा अंग है जो कि मूत्र संचय करता है और जिसमें कि लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र संचित हो सकता है। इसका अंतिम सिरा नली रूपी मूत्र मार्ग द्वारा बाहर खुलता है और जहां से ये मूत्र यूरिन को बाहर त्याग दिया जाता है। मूत्र निर्माण की क्रिया है उत्सर्जन की कायरिक की एक जटिल प्रक्रिया है जिसे कि दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। परा निस्यंदन। वक्र नलिका के वोमन संपुट एक छलनी की तरह कार्य करता है और इसमें अभिवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर रहती है और अपवाही धमनिका इससे रुधिर बाहर ले जाती है और ग्लोमेरुलस उच्च दाब पर रुधिर के छनने की क्रिया को परानिस्यंदन कहते हैं और परानिस्यंदन द्वारा रुधिर से जल, ग्लूकोज, खनिज लवण आदि छान लिया जाता है और छने हुए द्रव को भी निस्पंदन कहते हैं और ये निस्पंदन बोमन संपुट की गुहा से एकत्रित होता है जहां से ये नेफ्रॉन की कुंडलित नलिका में भी चला जाता है। इस परानिस्यंदन के कारण रुधिर में कुछ उपयोगी पदार्थ भी छान लिए जाते हैं परंतु अगले चरण में ये उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित होकर के रुधिर में मिल जाते हैं। इस प्रकार के चयनात्मक निस्पंदन को डायलिसिस कहते हैं और पुनराव अवशोषण। बोमेन संपुट में छड़ने के बाद में रुधिर अपवाही धमनी द्वारा भी बाहर निकलता है और नेफ्रॉन की नलिकाओं में उपस्थित निस्यंदन जब नलिकाओं के विभिन्न भागों से गुजरता है तो इसे में से उपयोगी पदार्थों को नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इस क्रिया को पुनरावशोषण कहते हैं और निस्यंदन से उपयोगी पदार्थों के रूप में भी जल, ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन्स, खनिज लवण इत्यादि का पुनरावशोषण होता है। उत्सर्जित पदार्थ में निस्यंदन ग्राहक नलिका में एकत्रित होकर के पेल्विस में जाता है और वहां से मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में जाकर के एकत्रित होता है और जहां से ये वह मूत्र मार्ग द्वारा भी समय समय पर शरीर में से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र का संगठन एक एवं प्रकृति है। मूत्र पारदर्शिता एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग भी यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण भी होता है जबकि इसकी गंध इसमें अमोनिया बनने के कारण होती है और मूत्र सामान्यतः अम्लीय प्रकृति का होता है जिसका कि पीएच 4.5 से लेकर के 4.6 होता है और मूत्र में जल 95%, यूरिया 2%, प्रोटीन वसा शर्करा एवं कोलाइडस 1.3%, यूरिक अम्ल 0.5% के साथ में अत्यंत अल्प मात्रा में क्रिएटिनिन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और SO4 और PO4, अमोनिया, सीसा, आर्सेनिक, आयोडीन एवं नाइट्रोजन आदि में पाए जाते हैं। फिर हीमोडायलिसिस। वक्र निष्क्रियता से ग्रसित रोगियों को रुधिर में यूरिया की मात्रा असाधारण रूप से भी बढ़ जाती है। ऐसे रोगियों के रुधिर में अतिरिक्त यूरिया को निकालने के लिए एक कृत्रिम वक्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस कहते हैं। अब है कंकाल तंत्र। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। ढांचा बनने वाली हड्डियों को समृद्ध रूप से कंकाल तंत्र कहते हैं और कंकाल तंत्र गति, चलन, उठने बैठने आदि क्रियाओं में सहायक होता है और इसके अतिरिक्त अस्थियों की अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है तथा कंकाल आंतरिक अंगों को सुरक्षा तथा आलंबन प्रदान करता है।
कंकाल तंत्र के प्रकार है। उपस्थिति के आधार पर कंकाल निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म या फिर मिसोडर्म से होती है। बाह्य कंकाल का मुख्य कार्य तो आंतरिक अंगों की रक्षा करना है और ये मृत होता है। और उदाहरण के लिए मछलियों में सल्क, चिड़ियों में पंख तथा स्तनियों में बाण और नाखून आदि। और अंतः कंकाल। अंतः कंकाल की उत्पत्ति मिसोडर्म से होती है। संरचनात्मक दृष्टि से भी अंतः कंकाल दो भागों में मिलकर के बना होता है। एक तो अस्थि। अस्थि एक ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है। इसे मैट्रिक्स में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण में पाए जाते हैं और इसके कारण ही अस्थियां कठोर हो जाती हैं। और अस्थियों के मध्य में पाई जाने वाली खोखली गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं और मज्जा गुहा में उपस्थित तरल पदार्थ को अस्थि मज्जा कहते हैं। उपास्थि का निर्माण भी जो है कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। मनुष्य का कंकाल तंत्र है। मानव कंकाल में 206 अस्थियां तथा कुछ उपास्थियां पाई जाती हैं। उपास्थियां कर्ण, पल्लव, नासिका, कंठ, श्वास नली, संधि स्थलों, पसलियों में सिरों आदि पर भी उपस्थित होते हैं। अक्षीय कंकाल में शरीर का मुख्य अंग बनाने वाला कंकाल अक्षीय कंकाल कहलाता है और इसमें खोपड़ी, कशेरुक, दंड तथा वक्ष की अस्थियां सम्मिलित होती हैं। खोपड़ी। मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं। इसमें 8 अस्थियां तो कपाल का निर्माण करती हैं जो कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है और इसके अलावा शेष 14 अस्थियां मिलकर के चेहरे का निर्माण करती हैं। कशेरुक दंड में मनुष्य की पृष्ठ सतह पर स्थित अक्षदंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर के बना होता है और ये शरीर का मुख्य अक्ष बनाता है और तथा धड़ को सहारा प्रदान करता है। कशेरुक आपस में स्नायुओं द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। कशेरुकों के बीच में तंतुमय उपास्थि की ग्रंथियां पाई जाती हैं और जिन्हें कि अंतराकशेरुक बिंब कहते हैं। मनुष्य में 7 ग्रीवा कशेरुक और 12 वक्षीय कशेरुक और 5 कटी कशेरुक व 5 कशेरुकाओं के संयोग से बनी हुई त्रिक अस्थि तथा 4 कशेरुकाओं के संयोग से बनी हुई अनुत्रिक अस्थि होती है। कशेरुक दंड की प्रथम कशेरुक एटलस कहलाती है। वक्ष अस्थियां वक्ष स्थल से विवक्षी कशेरुकों से जुड़ी हुई 12 जोड़ी पसलियां होती हैं और प्रत्येक पसली जो है रिब यानी पतली चपटी एवं वक्र संरचना होती है। वक्षीय कशेरुक पसलियां एवं स्टर्नम मिलकर के पसुर का पिंजर बनाते हैं और इसमें हृदय, फेफड़े तथा श्वास नली सुरक्षित रहते हैं। पहले अनुबंधी कंकाल। मनुष्य में अंश मेखला एवं श्रोणी मेखला तथा हाथ व पैरों की अस्थियां अनुबंधी कंकाल का निर्माण करती हैं। मेखलाएं। मनुष्य के अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए भी मेखलाएं होती हैं और अग्रपाद की मेखला अंश मेखला होती है तथा ये पश्चपाद की मेखला श्रोणी कहलाती है। अग्रपाद अर्थात हाथों की अस्थियां अंश मेखला से ह्यूमरस त्वरा एवं पश्चपाद अर्थात पैरों की अस्थियां श्रोणी मेखला से फीमर द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। पहले अंश मेखला तथा हाथ की अस्थियां। अंश मेखला के दोनों भाग पृथक होते हैं और प्रत्येक अंश मेखला 2 अस्थियों सकेपुला एवं क्लेविकल ऐसे मिलकर के बनी होती है और क्लेविकल को भी कंधे की अस्थि भी कहते हैं तथा इसके पुला एक चपटी त्रिभुजाकार चौड़ी अस्थि है जो कि वक्ष के पृष्ठ भाग में ऊपर की ओर स्थित होती है। श्रोणी मेखला तथा पैर की अस्थियां। श्रोणी मेखला 3 अस्थियों इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस से मिलकर के बनी होती हैं और फीमर श्रेणी मेखला के संधि स्थल से जुड़ी पैर में फीमर, टिबियो, फिबुला, टार्सल्स तथा मेटा टार्सल्स अस्थियां होती हैं और घुटने की अस्थि को पटेला भी कहते हैं। और फीमर। जांघ में पाई जाने वाली यह अस्थि शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है और मध्य कर्ण की अस्थियां मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इनमें से स्टेपीज अस्थि शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। और संधियां 2 या 2 से अधिक अस्थियों के मध्य भी संपर्क स्थल को भी संधि कहते हैं और इन संधियों की भी उपस्थिति के कारण ही वे गति एवं प्रचलन संभव बनाती हैं। और संधियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो चल संधि, दूसरा आंशिक चल संधि और तीसरा है अचल संधि। चल संधि में इस संधि द्वारा भी जुड़ी हुई अस्थियां एक या फिर अधिक दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति प्रदान करती है और इस संधि में अस्थियों को जोड़ों पर लिगामेंटस पाए जाते हैं। और चल संधियां निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला तो है कंदुक खलिका संधि और इस प्रकार की संधि में अस्थियां किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे इस प्रकार की संधियों में अंश मेखला हुम्स के जोड़ और पर भी तथा श्रेणी मेखला तथा फीमर के जोड़ पर पाई जाती हैं। फिर है कब्जा संधि।
इस प्रकार की संधि में अस्थियों में एक ही दिशा में गति संभव है। उदाहरण के लिए जैसे कोहनी की संधि और घुटने की संधि और अंगुलियों की संधि आदि। और खूंटी संधि में इस प्रकार की संधि में अस्थि एक ही धुरी पर गति करती है। उदाहरण के लिए जैसे एटलस शीर्ष कशेरुक एवं द्वितीय कशेरुक के भी बीच की संधि विपर्सी संधि। इस प्रकार की संधि में अस्थियां एक दूसरे पर विपर्षण करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेडियस अल्ना और तथा टिबिया फिबुला और टखने की संधि आदि। फिर आंशिक चल संधि में इस प्रकार की संधि में अस्थियों के मध्य भी थोड़ी सी गति पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे श्रोणी मेखला की प्यूबिस अस्थि की संधि एवं कशेरुकाओं के बीच की संधि। और फिर अचल संधि, इस प्रकार की संधि में भी अस्थियां स्थिर होती हैं तथा बिल्कुल भी गति नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे करोटी की अस्थियां आदि। फिर अंतःस्रान्वित तंत्र। अंतःस्रान्वित तंत्र शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एंड्रो तथा क्राइनिन से निर्मित हुआ है और जिसका अर्थ होता है आंतरिक श्रवण। अर्थात ये ग्रंथियां जो कि अपना श्राव सीधे रुधिर में मुक्त करती हैं, नलिका विहीन होने के कारण भी इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अंतःस्रान्वित ग्रंथियां द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ को हार्मोन भी कहते हैं। और थॉमस एडिसन को अंतःस्रान्वित विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतःस्रान्वित तंत्र इसी कार्य प्रणाली के अध्ययन को एंड्रोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं। मानव शरीर की मुख्य अंतःस्रान्वित ग्रंथि एवं उनसे स्रान्वित हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव निम्नलिखित है। जैसे पीयूष ग्रंथि, ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पाई जाती हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और क्योंकि इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स अन्य ग्रंथियों से स्राव को नियंत्रित करते हैं और ये सबसे छोटी अंतःस्रान्वित ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि से अनेक हार्मोन स्रान्वित होते हैं, जिससे कि सामूहिक और तौर पर तो पिट्यूटेराइन हार्मोन भी कहते हैं। और यह हार्मोन शरीर वृद्धि एवं अन्य ग्रंथियों को उद्दीप्त करने का भी कार्य करता है। और इस हार्मोन की कमी को सोबोनापन आ जाता है तथा अधिकता के कारण भी शरीर दैत्याकार हो जाता है। और फिर है हाइपोथैलेमस संधि। ये ग्रंथि की पीयूष ग्रंथि के पास में स्थित होते हैं और इसके हार्मोन पीयूष ग्रंथि व शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। फिर है थायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि गले में श्वास नली के दोनों ओर स्थित रहती है। इसके निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है, जिसमें कि आयोडीन होता है और इसकी कमी से गलगोन ड्रग हो जाता है। अतः इस ग्रंथि के सही ढंग से भी कार्य करने के लिए भी आयोडीन आवश्यक है और ये सबसे बड़ी अंतःस्रान्वित ग्रंथि है। फिर है पैराथाइराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है और इस ग्रंथि में पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। फिर थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि हृदय के ठीक आगे ट्रेकिया के पास में स्थित होती है और यौनावस्था के पश्चात ही मनुष्य में इसका आकार लगातार छोटा होता जाता है और 10 वर्ष की आयु के पश्चात तो ये समाप्त हो जाती है। इस ग्रंथि द्वारा स्रान्वित हार्मोन थाइरोमोनिसिन कहलाता है और इसका प्रभाव लैंगिक परिवर्तन व प्रतिरक्षी तत्वों के परिवर्तन पर पड़ता है, जो कि हमारे शरीर की रोगाणु से रक्षा करते हैं। और इसकी कम सक्रियता से बालक के जनन तंत्र अल्प विकसित रह जाते हैं और इसकी अति सक्रियता से भी टॉन्सिलाइटिस नामक रोग हो जाता है। और फिर पिनियल ग्रंथि। ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है और इस ग्रंथि द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का श्रवण किया जाता है। फिर अग्नाशय संधि। अग्नाशय अंतःस्रान्वित एवं बहिस्रावित दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। इसमें विशेष कोशिकाओं के समूह उपस्थित होते हैं, जिन्हें कि लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। इसमें मनुष्य 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कि बीटा कोशिकाएं एवं अल्फा कोशिकाएं भी कहते हैं। और बी कोशिकाओं से इंसुलिन, ए कोशिका से ग्लूकान हार्मोन स्रान्वित होता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग भी हो जाता है। फिर अधिवक्र ग्रंथि। इसमें अधिवक्र ग्रंथि वक्र के अग्र सिरे पर स्थित रहती है और इस ग्रंथि का बाहरी भाग भी कार्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। और कार्टेक्स भाग द्वारा मिनरेलो कॉर्टिकॉइडस तथा ग्लूकोकॉर्टिकॉइडस हार्मोन स्रान्वित होते हैं तथा मेडुला भाग द्वारा एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन स्रान्वित होते हैं। जनन ग्रंथियां वृषण एवं अंडाशय मानव एकलिंगी जंतु है और इसमें नर व मादा प्रजनन अंग क्रम से वृषण एवं अंडाशय उपस्थित होते हैं और जनन अंग भी कुछ हार्मोन स्रान्वित करते हैं। वृषण पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होते हैं और वृषण द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रान्वित करता है। अंडाशय स्त्रियों में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय से 2 हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण होता है। जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी अधिवृषण, एक जोड़ी शुक्रवाहक मूत्रवार्ग लिंग व सहायक ग्रंथियां
वृषण वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं और एक वयस्क नर में प्रत्येक वृषण लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबा व 12 ग्राम भारी होता है और ये उदर से बाहर त्वचा व संयोजी ऊतकों की बनी एक थैली के भीतर में स्थित होते हैं जिन्हें कि वृषण कोश कहते हैं। और वृषण कोश टांगों के बीच में लटका रहता है और प्रत्येक वृषण में अनेक अत्यधिक संवलित नलिकाएं होती हैं जिन्हें कि शुक्रधर नलिकाएं भी कहते हैं। और यहाँ पर शुक्राणु निर्मित होते हैं और शुक्रधर नलिकाओं के बीच में स्थित अंतरालीय कोशिकाएं नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव भी करती हैं। टेस्टोस्टेरोन नर में भी प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को परिवर्तित करता है। फिर अधिवृषण, प्रत्येक अधिवृषण एक लंबी अत्यधिक संवलित नलिका है और जो कि वृषण में जुड़ी हुई रहती है और वृषण थैली के अंदर विद्यमान रहती है और अधिवृषण में शुक्राणु संचित रहते हैं। शुक्रवाहक, प्रत्येक अधिवृषण से नली के रूप में भी एक शुक्रवाहक निकलता है और ये मूत्राशय के रूप ऊपर से होता हुआ शुक्राशय की वाहिका से मिलकर के सखलनीय नलिका का निर्माण करता है और सखलनीय वाहिका मूत्र मार्ग में से खुल जाती है। फिर मूत्रमार्ग, नर में मूत्रमार्ग लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा व 3 भागों में विभेदित होता है। अग्रवर्ती प्रोटोस्टेटिक भाग को जो कि प्रोटोस्टेट ग्रंथि से गुजरता है, एक मध्यवर्ती झिल्लीदार भाग पर पश्चिमवर्ती शिशनीय भाग जो कि मैथुनी अंग शिशन से होकर के गुजरता है। मूत्रमार्ग वीर्य व मूत्र दोनों के लिए मार्ग का कार्य भी करता है। शिशन एक बेलनाकार स्पंजी पेशीय व अत्यधिक संवहनी मैथुन अंग है और मूत्रमार्ग इसके केंद्र से होकर के गुजरता है और वीर्य व मूत्र दोनों ही के लिए साझा पथ का कार्य भी करता है। और लैंगिक उत्तेजना के दौरान स्पंजी ऊतकों में रुधिर भर जाने से एक कड़ा एवं सीधा हो जाता है और बाह्य रूप से शिशन त्वचा से ढका रहता है और शिशन का शीर्ष नरम व अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसे शिशुन मुंड कहते हैं और ये त्वचा के एक ढीले वलन से ढका रहता है जिसे कि शिशन मुंड अक्षद कहते हैं और ये आकुंचनशील है। सहायक ग्रंथियों में अंतर्गत सुक्रोश, प्रोटोस्टेट ग्रंथि व काउपर्स ग्रंथियां आती हैं। फिर शुक्रकोशों का एक युग्म मूत्राशय के आधार पर विद्यमान होता है। शुक्रकोश शुक्राणु का संचय करते हैं जो कि वृषणों से निकलते हैं और शुक्रिय तल का स्राव करते हैं। ये शुक्रिय द्रव एक श्यान तरल है जो कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है और ये स्राव शिशन को सखलित वीर्य का 40 से 80% भाग होता है। प्रोटोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के पहले भाग में भी क्षारीय तरल को चारों ओर से घेरे रहती है और ये क्षारीय तरल का स्राव करती है और ये तरल शुक्राणु को जीवित रखता है और उन्हें तेजी से तैरने में सहायता प्रदान करता है। काउपर ग्रंथियां फिर कंडकी मूत्राशय ग्रंथियां ये युग्मित ग्रंथियां हैं जो कि प्रोटोस्ट ग्रंथि के नीचे विद्यमान रहती हैं। काउपर ग्रंथियां एक सफेद श्यान क्षारीय स्राव निकालती हैं जो कि श्लेष्मी होता है और एक स्नेह का कार्य भी करता है। शुक्राणु तथा वीर्यम, शुक्राणु नर युग्मक होते हैं जो कि वृषणों के भीतर भी उत्पन्न होते हैं और संरचनात्मक रूप से भी मानव शुक्राणु के 3 मुख्य भाग होते हैं और शीर्ष, ग्रीवा एवं पुच्छ। शुक्राणु का शीर्ष एक मोटी टोपीनुमा संरचना से आवृत रहता है और इसे एक्रोसोम कहते हैं जो कि निषेचन के समय अंड भेदन में सहायता करता है। शुक्राणु के विभिन्न सहायक ग्रंथियों के स्रावों के साथ मिलने से वीर्य का निर्माण होता है। फिर मादा जनन तंत्र में भी निम्न अंग होते हैं, एक जोड़ी तो अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनियां और फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय योनि और बाह्य जननांग। अंडाशय स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में शरीर के दोनों और एक होते हैं और अंडाशय अंडे का निर्माण करते हैं और मादा सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं। अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है और जिसे अंडजनन कहते हैं। फैलोपेनियन नलिकाएं, मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिनियां होती हैं और प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। दोनों अंडवाहिनियां गर्भाशय में खुलती हैं। इनमें अंडे का शुक्राणु से निषेचन संपन्न होता है तथा ये निषेचित अंडे को गर्भाशय में स्थानांतरित करती है। गर्भाशय नाशपाती आकृति का मांसपेशी मोटी भित्ति वाला अंग होता है और यह लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा व 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। गर्भाशय का मुंह योनि से जुड़ा होता है। योनि वह अंग है जहाँ की लैंगिक समागम के दौरान शिशन को वीर्य विसर्जन के लिए प्रविष्ट कराया जाता है और ये एक मांसपेशी नली होती है। इसकी की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है और ये शिशु प्रसव के समय प्रसव नालिका का कार्य करती है और गर्भाशय तथा रजोधर्म विषयक स्रावों के परागमन के लिए एक नलिका के रूप में भी कार्य करती है। योनि एक छिद्र द्वारा बाहर को खुलती है और कुंवारी कन्याओं में योनि के छिद्र पर एक छिद्रिल झिल्ली योनि छंद
लगी होती है और एक मानव मादा में मूत्राशय व प्रसव नली के द्वारा अलग अलग होते हैं और मादा में शिश्निका होती है जो कि नर शिशन के समान होती है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। अस्थि उपास्थि टेंडल का रुधिर है, उत्तर है इसका संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, उत्तर है लिगामेंट। नेक्स्ट है पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण की, उत्तर है के मिसोडर्म से। नेक्स्ट है वह तंत्र जो कि शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है कहलाता है, उत्तर है इसका कंकाल तंत्र। नेक्स्ट है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, उत्तर है इसका 31। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, उत्तर है इसका स्टेपीज अस्थि। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां की संख्या होती है, उत्तर है इसका 8। और नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, उत्तर है इसका जांग की अस्थि। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अग्रपाद की अस्थि है, उत्तर है ह्यूमरस। और नेक्स्ट है मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, उत्तर है 12। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, उत्तर है इसका 206 सॉरी 639। और नेक्स्ट प्रश्न लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, उत्तर है इसका टाइलिन। नेक्स्ट मुख्य में लार द्वारा पाचन होता है, उत्तर है इसका स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट द्वारा। नेक्स्ट पित्त रस का निर्माण होता है, उत्तर है इसका यकृत में। और नेक्स्ट है प्रश्न पित्त का प्रमुख कार्य होता है, उत्तर है इसका वसा या फिर पाइसीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना। ऐसे मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है, उत्तर है इसका छोटी आंत में। ऐसे अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग में स्थापित किए जाते हैं, उत्तर है अग्रहणी में। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, रेनिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन और लाइपेज। इसमें से इंसुलिन नहीं है। जैसे पाचन क्रिया में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, उत्तर है ग्लूकोज। नेक्स्ट ग्लाइकोजन का संचय होता है, उत्तर है इसका यकृत में। नेक्स्ट है आमाशय में पाचक रसों को स्थानांतरित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, उत्तर है इसका सिक्रीटिन। जैसे मानव रक्त का पीएच मान होता है, उत्तर है इसका 7.4। नेक्स्ट शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, उत्तर है इसका ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट रक्त परिसंचरण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, उत्तर है इसका विलियम हार्वे ने। और नेक्स्ट स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, उत्तर है 120 से 80 mmHg। ऐसे मानव शरीर के का सामान्य तापमान होता है, उत्तर है इसका 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसे मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है, उत्तर है तिल्ली। जैसे प्रोटीन का पाचन होता है, उत्तर है छोटी आंत में। जैसे मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, उत्तर है अस्थि मज्जा में। जैसे आरएच कारक की खोज की थी, उत्तर है इसका लैंडस्टीनर एवं वियनर ने। जैसे वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, उत्तर है इसका आरबीसी में। नेक्स्ट है पेस मेकर कहते हैं, उत्तर एवी नोड को। नेक्स्ट है पेस मेकर का कार्य है, उत्तर है इसका हृदय की धड़कन का प्रारंभ करना। नेक्स्ट है मानव शरीर का कठोरतम भाग है, उत्तर है इसका दंत इनेमल। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, उत्तर है इसका सेरिब्रम। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, उत्तर है इसका तंत्रिका कोशिकाएं। और नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, उत्तर है इसका अनुमस्तिष्क। और नेक्स्ट है कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दायता होता है, उत्तर है इसका ओ वर्ग। और नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं WBC का वर्ग का मुख्य कार्य होता है, उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। और नेक्स्ट है मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल क्रियाएं तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, उत्तर है इसका 12 जोड़ी। और नेक्स्ट है लेंगरहंस के द्वीप समूह उपस्थित होते हैं, उत्तर है अग्नाशय में। और नेक्स्ट है मानव शरीर में पक्षाम्भी एपिथीलियम पाई जाती है, उत्तर है इसका ट्रेकिया में। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, उत्तर है इसका 120 दिन। नेक्स्ट मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, उत्तर है इसका यकृत। और नेक्स्ट ऑक्सीजनित रक्त उपस्थिति होता है, उत्तर है बाएं अरिंद में। नेक्स्ट लसिका वाहिनी में लसिका का प्रभाव किसके द्वारा होता है, उत्तर है इसका परिग्रामी पेशियों तथा वाल्व तंत्र के अंतरायिक दाब द्वारा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से आंसुओं में पाए जाने वाले एंजाइम है, उत्तर है लाइसोजाइम। और नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कहलाती है, उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट निम्नलिखित में से करो या फिर मरो हार्मोन्स कहलाता है, उत्तर है एड्रेनलिन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्थानांतरित होता है, उत्तर है थायराइड ग्रंथि द्वारा। और नेक्स्ट है इसमें प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, उत्तर है इसका पैराथार्मोन। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि में स्थानांतरित होने वाले हार्मोन है, उत्तर उपयुक्त सभी हैं ACTH, FSH और LH।
नेक्स्ट अग्नाशय की बी कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है, उत्तर है इसका इंसुलिन। नेक्स्ट है स्त्री के अंडे का निर्माण किसमें होता है, उत्तर है अंडाशय में। नेक्स्ट स्त्री में स्रावित मादा सेक्स हार्मोन है, उत्तर है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, उत्तर है इसका टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है मानव में नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रवण किया जाता है, उत्तर है अंतरालीय कोशिकाओं द्वारा। दैट्स ऑल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, संतुलित भोजन की जानकारी व इसका महत्व। भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य को स्वस्थ रखने व जीवन की सभी गतिविधियों के लिए भी भोजन का नियमित रूप से भी मिलते रहना आवश्यक है। इसके माध्यम से शरीर को आवश्यक पोषण तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे कि शरीर की वृद्धि भी होती है और शरीर पुष्ट बनता है और वे कार्य करने के लिए भी ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं ऊतकों का पुनर्निर्माण करता है तथा उन पदार्थों का निर्माण भी करता है जो कि वृद्धि व प्रजनन के लिए भी आवश्यक है। फिर भोजन का जैविक वर्गीकरण। कार्यों के अनुसार ही भोजन को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, दूसरा शरीर निर्माण करने वाले भोजन और तीसरा है सुरक्षा प्रदायक या नियामक भोजन। ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है, इसमें कार्बोहाइड्रेट व वसाओं की प्रचुरता होती है और शरीर में इनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उदाहरण जैसे अनाज है, शर्करा और बसाई घी, तेल, गुड़ आदि। और फिर शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, इनमें प्रोटीन का बाहुल्य होता है और ये नए ऊतकों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ जैसे फलीदार सब्जियां हैं, दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है और दालें हैं और गिरीदार फल है और सोयाबीन, तिलहन आदि। फिर सुरक्षा प्रदायक नियामक खाद्य पदार्थ, इनमें खनिजों, विटामिन, रुक्षांश व जल का बाहुल्य होता है और ये उपापचय नियमन में सहायक होते हैं। उदाहरण दिया जैसे हरी पत्तीदार सब्जियां, फल, आंवला, अमरूद, खट्टे फल, नींबू आदि, संतरा आदि। फिर पोषक तत्व के कार्बनिक या फिर अकार्बनिक पदार्थ हैं और जो कि हमारे अस्तित्व को बनाए रखने व अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सहायक होते हैं। और शरीर के लिए पोषक तत्वों की भी मात्रिक आवश्यकता अनुसार उन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो स्थूल पोषक, बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन व खाद्य पदार्थों में निहित जल स्थूल या पोषक तत्व भी कहलाते हैं। फिर सूक्ष्म पोषक में इसके अंदर अल्प मात्रा में आवश्यक पोषक, विटामिन व खनिज और कुल भोजन की मात्रा का केवल एक छोटा सा भाग होता है और ग्लूकोज का एक अणु 38 एटीपी अणु प्रदान करता है। फिर एटीपी 34 किलो जूल ऊर्जा प्रदान करता है और इस प्रकार से ग्लूकोज का एक मोल 34 × 34 बराबर 1292 किलो जूल ऊर्जा पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद में प्रदान करता है। और ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला C6H12O6 है और 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 kJ ग्लूटन और होता है और 1 किलो कैलोरी 4.18 kJ यानी किलो जूल और 1 किलो जूल बराबर 1/4.18 इंटू 1000 कैलोरी। भोजन के पोषक तत्व या फिर प्रमुख अवयव निम्न है: जल व खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। फिर भोजन के अवयव रुक्षांश और विटामिन और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बने हुए रासायनिक यौगिक होते हैं और ये ऑक्सीकरण व हर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद में 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक कुल ऊर्जा का लगभग 60 से 80% भाग भी उपलब्ध कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, हम भोजन में 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेटों का उपभोग करते हैं। एक तो स्टार्च, दूसरा शर्कराएं और तीसरा सेल्यूलोज। स्टार्च यह कार्बोहाइड्रेट का संचयन रूप है। फिर स्रोत जो अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, मिलेट, ज्वार, बाजरा, जौ, कंदमूल, शकरकंद, आलू और टेपियोका। शर्करा स्रोत गन्ना, चुकंदरा, फल, केला, आम और सपोटा या फिर चीकू, दूध, शहद, अनाज आदि। शर्कराएं निम्न होती हैं। फिर मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, इसमें सीरा, शहद व मीठे फल जैसे अंगूर में। फिर डाइसैकेराइड सुक्रोज यानी गन्ने का चुकंदर में। फ्रक्टोज शहद व पक्के फलों में। और लैक्टेज दूध में।
और पाचन क्रिया के दौरान भी स्टार्च व शर्करा दोनों का ही अवशोषण ग्लूकोज के रूप में भी होता है और शेष ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है और भविष्य में प्रयोग हेतु लीवर में एकत्रित हो जाता है। सेलुलोज ये फलों, सब्जियों और अनाजों की भी कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। सेलुलोज मानव शरीर द्वारा भी न पचाया जा सकने वाला रेशेदार पदार्थ है और केले, लेकिन यह रुक्षांश की भांति कार्य करता है और वह मल के निष्कासन में सहायक होता है। फिर एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 400-500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और बढ़ते हुए बच्चे, दूध पिलाने वाली माँ व कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति को अन्य की अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण एक औसत व्यक्ति से अधिक ही कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। विभिन्न खाद्य सामग्रियों में कार्बोहाइड्रेटों की प्रतिशत मात्रा निम्न तालिका में दी गई है।